हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जीएस वॉरियर्स। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द इंडियन वेजिटेशन, नेचुरल फॉरेस्ट के बारे में। इंडिया में कौन कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ग्रासलैंड कौन कौन से इंडिया में पाया जाता है, अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व, फॉरेस्ट का रोल क्या है हमारे अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। इस लेक्चर के पहले मैंने आपको इंडिया एंड इट्स लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ड्रेनेज बेसिन के बारे में, क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में, जहां हम लोगों ने मॉनसून के बारे में डिस्कस किया था, वो सारी लेक्चर्स आपको हमारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। और अगर आपको उन सारे लेक्चर्स और इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ वगैरह के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द नेचुरल वेजिटेशन। पहले ये समझते हैं कि वेजिटेशन और नेचुरल में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो भाई, नेचुरल का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है, जो नेचर से मिलता है। अब वेजिटेशन का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। देखो, व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है, देखो ये हो गया अपना नेचुरल वेजिटेशन। अगर सिंपल टर्म्स में अगर बात करें तो एक ऐसा एरिया जहां प्लांट का कम्युनिटी ग्रो होता है विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। थोड़ा और समझते हैं। मान के चलो कि ये एक एरिया हो गया, इस एरिया में ट्रीज उग रहे हैं, शर्प्स उग रहे हैं, क्रीपर्स उग रहे हैं, क्लाइंबर्स उग रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के जीव जंतु यहाँ पर आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा एरिया जहां पर एक प्लांट का कम्युनिटी और भी ऑर्गेनिजम्स का कम्युनिटी ग्रो हो रहा है विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कहने का मतलब क्या हो गया, मान के चलो कि आप अगर अपने घर में एक गार्डन में क्या कर रहे हो, पानी लगा मतलब मान के चलो कि अगर आप एक पेड़ पौधा को लगा रहे हो तो वहां पर आपका इन्फ्लुएंस है ना, वहां पर आप पानी वगैरह डाल रहे हो उस पेड़ को, इसको बड़ा होने में मदद कर रहे हो। बट एक ऐसा एरिया जहां पर आपकी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, जहां पर कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं, कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, वहां पर ये जो ट्रीज वगैरह है ये खुद ब खुद ग्रो हो रही है। तो ऐसे एरिया को क्या कहा जाता है, वहां का वेजिटेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कह सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप फॉरेस्ट, ठीक है। तो फॉरेस्ट क्या हो गया, एक वेजिटेशन हो गया। तो यही है हमारा चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन। अब अगर नेचुरल वेजिटेशन की बात करें और इंडिया का बात ले, तो इंडिया इज द 12th लार्जेस्ट मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। अगर प्लांट डाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया में अराउंड 47,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी मिलते हैं, ठीक है। जो इंडिया का रैंक 10th करता है वर्ल्ड में, 10th रैंक करता है हमारा इंडिया इन टर्म्स ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी। एशिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट। ये हो गया हमारा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बात, ठीक है। अब अगर बात करें तो इंडिया में नेचुरल वेजिटेशन अगर हम लोग कहें तो फॉरेस्ट के टाइप में इंडिया में मेनली अगर हम लोग बात करें तो 4 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट मिलता है, ठीक है। सिंपल है, एक हो गई आपकी क्या एवरग्रीन, एक हो गई आपकी क्या डेसिडियस, अब एक हो गई आपकी क्या थॉर्नी फॉरेस्ट, और एक हो गई आपकी स्वैम्पी फॉरेस्ट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट का नाम भी देते हैं, है ना। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया 12th मेगा बायोडाइवर्सिटी 47,000 स्पीसीज और 4th लार्जेस्ट, और एशिया में 4th लार्जेस्ट कंट्री अपनी, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन में अलग अलग पार्ट है, हिमालय में कुछ अलग मिलता है, वेस्टर्न घाट्स में कुछ और मिलता है, अंडमान निकोबार। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि इंडिया में अगर प्लांट नेचुरल वेजिटेशन को डिवाइड करना है तो क्या क्या आती है, अपनी ट्रॉपिकल एवरग्रीन आती है, उसी का सब पार्ट हो गया सेमी एवरग्रीन। ट्रॉपिकल डेसिडियस में भी दो पार्ट आता है, एक होती है क्या मॉइस्ट डेसिडियस, और एक होती है आपकी क्या ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होती है। फिर आपकी क्या आती है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट होती है, माउंटेन फॉरेस्ट होती है, लिटोरल एंड स्वैम्पी फॉरेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब हम लोग इसको अगर लोकेशन के बेसिस पे डिसाइड करें तो देखो, ये जो अपना नॉर्दर्न एरिया है यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, माउंटेन फॉरेस्ट मिलेगी। अब माउंटेन से कहने से मतलब क्या हो रहा है, माउंटेन, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात आओ तो ये थॉर्नी फॉरेस्ट है। कहोगे यार थॉर्नी फॉरेस्ट क्यों मिलता है, तो उसके पीछे भी रीजन है, ठीक है। ये वाला भी एरिया यहाँ भी थॉर्नी फॉरेस्ट है, बोलोगे सर यहाँ पर थॉर्नी फॉरेस्ट क्यों है, उसका भी रीजन है भाई। तो यहाँ पर आपको कि ये वाला जो एरिया है, ये जो ग्रेश एरिया देख रहे हो, ये क्या है डेसिडियस है। अब इस एरिया में डेसिडियस क्यों मिलता है, उसके पीछे भी रीजंस है। और ये वाले कुछ एरिया में, इधर ले लो नॉर्थ ईस्ट वाला, और ये वाला जो वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया हो गया, कुछ एरिया आप कह सकते हो तमिलनाडु का एरिया हो गया, इधर अंडमान एंड निकोबार वाला कुछ एरिया हो गया, लक्षद्वीप वाला कुछ एरिया हो गया, ये सब एरिया में क्या मिलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। तो हो गया ना अपने इंडिया डाइवर्स। कहोगे कितना सारा डाइवर्सिटी अपने देश में,
मान के चलो कि आपको नॉर्थ में यहाँ पर हिमालयाज मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको पेनिनसुला में आपको वेस्टर्न घाट्स मिल रहे हैं, इधर ईस्टर्न घाट्स मिल रहे हैं, अलग अलग प्लेटूज मिल रहे हैं, सेंट्रल हाईलैंड, डेकन प्लेटू, कितना सारा डाइवर्सिटी अपने इंडिया में। इधर थार डेजर्ट भी मिल रहा है, इधर साइड में ओशन भी मिल रहा है, इधर सी भी मिल रहा है, बे ऑफ बंगाल मिल रहा है, कितना कुछ है। फॉरेस्ट के बेसिस पे भी देखो इंडिया में कितना ज्यादा डाइवर्सिटी है। यहाँ पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिल रहा है, इधर डेसिडियस भी मिल रहा है आपको, इधर फॉर्नी भी मिल रही है, इधर आपको माउंटेन भी मिल रही है, तो अलग अलग डाइवर्सिटी है। तो एक एक करके आओ डिस्कस करते हैं अबाउट द फॉरेस्ट सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली फॉरेस्ट आती है क्या, कौन सी, अपनी अपनी आ गई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एक एक करके बढ़ते हैं, पहले डिसाइड करते हैं वर्ल्ड के बेसिस पे। तो मान के चलो ये हो गया अपना अर्थ, ठीक है, थोड़ा सा इसको मिला देते हैं अर्थ को, माफ करना डायग्राम के लिए। चलो, ये हो गया अपना 0 डिग्री। अब मैंने आपको बताया था 0 डिग्री के ऊपर आओगे तो ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है, और नीचे आओगे तो ये हो गया 30 डिग्री। इन दोनों के बीच में ये जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, सब ट्रॉपिकल एरिया कहलाएगा, ठीक है। अब अपना 0 डिग्री से थोड़ा सा इधर वाले एरिया में आओगे, थोड़ा सा इस एरिया में अगर आओगे, थोड़ा सा नीचे वाले एरिया में आओगे, तो यहीं पर आपको क्या उनसे फॉरेस्ट मिलेगी, आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगी। अब बोलोगे इक्वेटर पे क्यों नहीं मिलता, तो इक्वेटर पे यहाँ पर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, सन की इंसोलेशन क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और जब सन की इंसोलेशन अगर इस एरिया में ज्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, क्लाउड्स का फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा होगा, और अगर क्लाउड्स का फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो फिर यहाँ पर मतलब कह सकते हो कि इससे थोड़ा दूर वाले एरिया में यहाँ पर बारिश क्या होगी, बहुत ही ज्यादा हाई होगी। और जब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई बारिश होगी तो यहाँ पर आपको कौन सी फॉरेस्ट मिलेगी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एक बहुत अच्छी एग्जांपल जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की है वो अपनी क्या है, अमेजोन, है ना, अमेजोन नदी भी है और अमेजोन फॉरेस्ट भी है। कहाँ मिलेगी आपको, ब्राजील में मिलेगी, है ना। ब्राजील में हम लोग ग्रासलैंड के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो देखो एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो रेनफॉल होता है अराउंड 200 टू 250 सेंटीमीटर के अप्रोक्स में होता है, ठीक है। मतलब एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो इस एवरग्रीन, एवरग्रीन मतलब हरा भरा, इसको कंटिन्यू होने में जो मदद करता है वो है रेनफॉल। रेनफॉल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ठीक है। अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा, बट अगर अगर थोड़ा सा मतलब ब्रीफ आइडिया ले तो यहाँ पर रेनफॉल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। यहाँ की जो फॉरेस्ट होती है, यहाँ का फॉरेस्ट का जो कैनोपी होता है, कैनोपी का मतलब समझते हो, ये जो एरिया है, ये जो एरिया देख रहे हो ना आप, ये जो एरिया है अपर साइड में, ये एरिया को क्या कहते हैं, कैनोपी कहते हैं। मतलब वो जो एरिया एक ऐसा एरिया है कि मान के चलो ये अगर अपनी सन है, तो अगर ये सन का जो रेज है ये डायरेक्ट नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा बिकॉज ऑफ दिस कैनोपी। ये बहुत ही ज्यादा डेंस फॉरेस्ट होती है। यहाँ की जो फॉरेस्ट है, इस यहाँ पर आपको एपीफाइट्स मिलेंगे। बोलोगे एपीफाइट्स नाम की क्या बला है भाई, एपीफाइट्स का मतलब होता है, मान के चलो ये एक पेड़ है, अब इसी पेड़ से लतें जुड़ गई, तो ऐसी जो फॉरेस्ट होती है आपको कहाँ मिलेगी, एपीफाइट्स वाली पेड़ जो आपको मिलेगी वो आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलेगी। तो ये हो गया अपना एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। अगर वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, मतलब एक बेसिक टर्म के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा हाईली क्या मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा हाई होगी। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट में समझते हैं कि यहाँ की जो सॉइल जो होती है ना, वो फर्टाइल नहीं होती है। बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, जिस जगह में बारिश इतनी ज्यादा हाई लेवल पे हो रही है वहां का सॉइल फर्टाइल नहीं है। तो यहाँ यहाँ का सॉइल फर्टाइल नहीं है। उसका वन ऑफ द मेन रीजन क्या है, उसका वन ऑफ द मेन रीजन ये है कि मान के चलो ये अपनी बादल तो है ही, मैंने यहाँ बादल ले लिया है, बादल से हो रही है बारिश, ठीक है। अब बारिश से मान लो ये होगी अपनी क्या, एवरग्रीन फॉरेस्ट होगी, एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो एरिया हो गया, यहाँ की कैनोपी वगैरह हाई होगी। बारिश कंटिन्यू होने की वजह से यहाँ का सॉइल क्या हो रहा है, हमेशा इरोड करते हुए जा रहा है। और जैसे जैसे इरोजन यहाँ पर बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली होते जा रही है, तो यहाँ का जो सॉइल है इसमें फर्टिलिटी बचेगी क्या, नहीं बचेगी। कॉमन सेंस का बात है, यहाँ पर हर समय फर्टाइल लैंड बचेगा नहीं। तो यहाँ की जो एरिया होती है, यहाँ पर आपको फर्टिलिटी बहुत ही ज्यादा लो मिलेगी इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट। आ जाओ, अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये आपको कहाँ मिलेगी, इन द वेस्टर्न घाट्स मिलेगी, लक्षद्वीप के एरिया में मिलेगी, अंडमान एंड निकोबार, तमिलनाडु के कुछ कोस्ट में मिलेगी, असम वाले एरिया में मिलेगी, ठीक है। असम वाले एरिया में आपको अराउंड द कार्बी एंगलोंग प्लेटू, मैंने आपको बताया था कार्बी एंगलोंग में अपनी एक होगी मेघालय में, मेघालय प्लेटू में गारो खासी जयंतिया के बारे में। खासी में मैंने आपको बताया था कौन सी,
चेरापूंजी मानसंग्राम वाला जो एरिया, वर्ल्ड की वेटेस्ट प्लेस कैसे हो जाती है, ठीक है। तो आओ एक बार समझ लेते हैं इसको भी। अब देखो जरा इसको ही मैं साफ कर लेता हूँ। देखो आप ही बोल रहे होगे भाई जल्दी से क्लीन करते हैं इसको, है ना। चलो इतना भी समझ जाएंगे हम लोग। तो मान के चलो ये हो गई अपनी प्यारी भारत माता, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा ऐसे मान लो, थोड़ा डायग्राम के लिए माफ करना, इधर उधर थोड़ा हो जाए तो। चलो ये मान के चलो अपना वेस्टर्न घाट्स है। इस एरिया में मैंने आपको बताया यहाँ पर मिलेगी क्या, एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलने का रीजन क्या है, तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि क्या मिलती है यहाँ पर, यहाँ मिलती है साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून जब इधर आएगी तो यहाँ पर ओरोग्राफिक रेनफॉल करते हुए आगे बढ़ेगी, ठीक है। ओरोग्राफिक रेनफॉल ऐसे यहाँ होते रहता है। तो यहाँ पर जब बारिश बहुत ज्यादा हाई होगी तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सी फॉरेस्ट बनेगी, यहाँ पर बनेगी अपनी क्या, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। ये अपनी क्या होगी, बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं, वर्ल्ड के हॉटस्पॉट में भी आता है अपना वेस्टर्न घाट्स हो गया। अब यही जो मैंने आपको बताया था कि जो साउथ वेस्ट मानसून होती है उसकी दो ब्रांचेस होती है, एक हो गई अपनी अरेबियन सी ब्रांच, और इधर से घूमते हुए आ जाओ अपने आगे, आगे अब बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी कौन सी, अपनी नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया हो गया। नॉर्थ ईस्ट एरिया में यहाँ पर अपना क्या फनल शेप बन जाता है, यहाँ पर आपको बताया था मैंने आपको पिछले क्लास में, यहाँ पर आपको कौन सी मिलेगी, आपको चेरापूंजी मानसंग्राम खासी हिल्स में मिलेगी, ठीक है। तो अपना बे ऑफ बंगाल से जो ब्रांच यहाँ पर आगे बढ़ते हुए एरिया में क्या करता है, यहाँ पर जो आपकी क्लाउड्स होती है इसको कैप्चर कर लेता है। अब जब यहाँ पर क्लाउड्स को कैप्चर करेगा तो यहाँ बारिश ज्यादा होगी, और अगर बारिश ज्यादा होगी तो कौन सा फॉरेस्ट बनेगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट बनेगा, है ना। अच्छा इधर अंडमान एंड निकोबार, तो भाई ये तो समंदर वाला इलाका है, यहाँ तो एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलना ही है। और ये भी जो अपना जो लक्षद्वीप वाला एरिया हो गया, इसमें भी आपको क्या क्या मिलेगी, आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला एरिया मिल जाएगा। तो ये थी अपनी एवरग्रीन फॉरेस्ट। सिंपल टर्म्स में अगर याद करें तो यहाँ पर याद रखना कि 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल 200 से 250 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपको ट्रीज भी मिलेंगे, शर्स मिलेंगी, और क्रीपर्स भी मिलेंगे। क्रीपर्स क्या होता है, जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। अच्छा जो एग्जाम में आता है वो है अपनी इबोनी आती है, मोहागनी होती है, रोजवुड होती है, रबर होती है, चिंचोना होती है। ये क्या हो गया, ट्रीज हो गई, ठीक है। अब अगर आप कॉमन एनिमल्स की बात करें तो मंकी वगैरह हो गए, लेमूर हो गए, डियर हो गए, वन हॉर्न राइनोज वगैरह असम और वेस्ट बंगाल के जंगलों में। तो ये थी अपनी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अच्छा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में एक और आ जाती है क्या, अपनी सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। बोलोगे सेमी एवरग्रीन तो बताया नहीं, तो सेमी एवरग्रीन को बस ज्यादा याद नहीं रखना है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से थोड़ा सा दूर वाला जो एरिया, मान के चलिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उससे जो थोड़ा सा दूर एरिया जो रहेगा, ठीक है, उस एरिया में आपको कौन से मिलेगी, सेमी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगी। यहाँ का जो रेनफॉल रहेगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये था आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब आते हैं, अच्छा इंडिया में ये कितनी परसेंट है पता है, इंडिया में आपको ये टोटल 8% मिलेगी। कितनी मिलेगी, 8% मिलेगी आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब आते हैं हमारी सबसे सुंदर फॉरेस्ट, वो है अपनी डेसिडियस फॉरेस्ट। कहाँ मिलेगी आपको, अपने यूपी, बिहार, झारखंड वाले एरिया में मिलेगी। बोलोगे इसी एरिया में क्यों मिलती है, ये एरिया में क्यों मिलती है, क्योंकि ये कौन सी फॉरेस्ट है, ये है आपकी मानसून फॉरेस्ट, है ना भाई। ये क्या करती है, अपना लीव्स को शेड कर देती है। तो बोलोगे क्या एवरग्रीन फॉरेस्ट लीफ शेड नहीं करती है, करती है भाई, वो भी लीफ शेड करती है, बट उनमें रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है। मतलब एक करा, ये करी तो ये छोड़ दी, ये कर रही तो वो छोड़ दी, तो ऐसे करते वो लोग लीफ शेड। बट ये जो अपनी डेसिडियस फॉरेस्ट है जो आप देख रहे हो पीली पीली है, देखो ये जो है ना अपनी, ये जो अपनी फॉरेस्ट है, ये अपनी कौन सी हो गई, डेसिडियस फॉरेस्ट। यहाँ लोग फोटो वोटो भी खिंचाते हैं, अभी शादी का माहौल बन रहा है, लोग चले जाएंगे अपना वो लेके, कैमरा वैमरा लेके, यहीं पर तो फोटो खींचना होता है ना भाई। तो ये होती है अपनी डेसिडियस फॉरेस्ट। कहाँ मिलेगी आपको, तो यूपी, बिहार और झारखंड वाले एरिया में मिलेगी, है ना। अब बोलोगे यहाँ का रेनफॉल, तो रेनफॉल आप बोल सकते हो, अच्छा डेसिडियस फॉरेस्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होती है आपकी क्या मॉइस्ट डेसिडियस, और एक होती है आपकी क्या ड्राई डेसिडियस, है ना। मॉइस्ट और ड्राई डेसिडियस, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मॉइस्ट डेसिडियस कितने एरिया में है, 37% में, ठीक है। और ड्राई डेसिडियस की बात करें तो ये है कितनी, 28%। तो इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी फॉरेस्ट मिलती है, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलती है। और सेकंड हाईएस्ट कौन सी मिलती है, आपकी ड्राई
डेसिडियस फॉरेस्ट मिलती है। ठीक है, अब हम लोग डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जैसे यहाँ के रेनफॉल आप कितना कह सकते हो, 70 टू 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होगा यहाँ पर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट वगैरह यहाँ पर आपको क्या क्या मिल जाएगी आपको, जैसे टीक, साल, है ना, सैंडलवुड, क्या मिल जाएगी आपको, सैंडलवुड। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स अबाउट द डेसिडियस फॉरेस्ट। आज अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देख लेते हैं थोड़ा। तो दिस फॉरेस्ट एग्जिस्ट मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। ठीक है, आपकी हिमालयाज के भी कुछ एरिया में मिल जाएगा। ठीक है, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज में आपको क्या मिल जाएगी, डेसिडियस फॉरेस्ट मिल जाएगी। झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के इलाके में मिल जाएगी। 70 टू 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल और यूपी और बिहार वाले एरिया में मिल जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रीज को पढ़ लो भाई, यही आती है, टीक, साल, शीशम वगैरह हो गई, सैंडलवुड वगैरह। ठीक है, और इसी फॉरेस्ट को हम लोग कौन सा फॉरेस्ट कहते हैं, मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो ये था अपना किसके बारे में, ये हो गई अपनी डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में, है ना। अब डेसिडियस फॉरेस्ट में एक और चीज देख लो कि डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या होती है अपनी, एक ड्राई डेसिडियस भी होती है। ठीक है, जिसका मॉइस्ट डेसिडियस की बात करें तो 100 टू 200 सेंटीमीटर, यहाँ पर होगी क्या 100 टू 70 सेंटीमीटर। देखो ये जो अपना है ना, अब ये कहोगे अल्ट्रा प्रोमैक्स पतझड़ हो गया, ये तो प्रोमैक्स जब पतझड़ होता है गर्मी के टाइम में, ये अल्ट्रा प्रोमैक्स पतझड़ करती है। ठीक है, तो यहाँ बहुत ज्यादा पतझड़ हो जाता है। ये भी आपको कहाँ मिलेगी, आपको बिहार और यूपी वाले एरिया में मिल जाएगी। टीक, साल, पीपल वगैरह, यहाँ पर कॉमन एनिमल्स क्या हो गए, टाइगर वगैरह हो गए। यहाँ पर आपको सैंडलवुड मिल जाएगी कॉमन एरिया में। तो ये था अपना डेसिडियस फॉरेस्ट। आई होप कि अब आपको डेसिडियस फॉरेस्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपल समझ लो कि 100 से 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल, इंडिया में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली फॉरेस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया अपना, जो सैंडलवुड वगैरह जो हो गया फॉरेस्ट, वो इंपॉर्टेंट मिल जाती है, वो याद कर लो इसमें। ड्राई और डेसिडियस फॉरेस्ट और मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ये हो गया दो डिफरेंस। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं अबाउट द थॉर्न फॉरेस्ट। किसके बारे में, अबाउट द थॉर्न फॉरेस्ट। बोलोगे थॉर्न नाम से याद आ रहा है, थॉर याद आ रहा होगा, थॉर, थॉर रैग्नारॉक, एवेंजर्स, भाई देखो मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ एवेंजर्स का। ठीक है, चलो तो थॉर को यहाँ से याद रखेंगे, थॉर्न फॉरेस्ट। तो थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ मिलेगी भाई, अपनी अपनी मिलेगी ये राजस्थान वाले अरावलीज वाले एरिया में, और कुछ एरिया में यहाँ भी मिल रही है। बोलोगे ये दोनों एरिया में क्यों मिल रही है, क्या रीजन है, ये देखते हैं। देखो ये वाला जो एरिया है, मान के चलो कि ये अपना प्यारा भारत, ठीक है, और ये मान के चलो अपना राजस्थान वाला एरिया हो गया। तो इस एरिया में आपको पता है अरावलीज लाई करती है, और यहाँ से जब ये वाला जो एरिया से साउथ वेस्ट मानसून जब आती है, तो ये एरिया में क्या करती है, डायरेक्ट निकलते हुए आगे बढ़ जाती है। और जब ये आगे निकलते हुए आगे चली जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, बारिश नहीं हो पाता है ज्यादा। ठीक है, ज्यादा ज्यादा यहाँ पर रेनफॉल नहीं हो पाता है, क्योंकि ये साउथ वेस्ट मानसून इसके पैरेलली फ्लो हो जाती है। तो इस एरिया में कौन सी फॉरेस्ट मिलेगी आपको, थॉर्न फॉरेस्ट। यहाँ के जो पौधे रहेंगे, पेड़ रहेंगे, वो उनका जो पत्ता वगैरह जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। ठीक है, अगर बात करें यहाँ की रूट्स की, तो रूट्स क्या होंगी, यहाँ की लंबी होंगी, बहुत लंबी लंबी जड़ें होंगी। बोलोगे लंबी लंबी जड़ें क्यों होती है, तो लंबी लंबी जड़ें होने का रीजन ये है कि भाई कि देखो यहाँ पर पानी तो मिल नहीं रहा है। अब पानी मिल नहीं रहा है तो पानी तो चाहिए भाई, तो पानी चाहिए तो इनको अपना जड़ जो होता है उसको लंबा लंबा दूरी तक पहुंचाना पड़ता है। बोलो वाटर कैनाल ही बना दो सर। ठीक है, तो ये सिंपल समझ लो कि जो थॉर्न फॉरेस्ट है वो ऐसे एरिया में मिलती है जहां पर क्या होती है, बारिश बहुत ज्यादा कम होती है। अब बोलोगे कि वेस्टर्न घाट्स के इस वाले एरिया में, जो साउदर्न पेनिनसुला वाले एरिया है, यहाँ पर क्यों मिल रही है। मैंने आपको बताया कि ये जो अपनी वेस्टर्न घाट्स है, एक मैंने आपको बताया था ये डायग्राम में, एक मैंने आपको बताया था क्या, विंडवर्ड साइड, और एक मैंने आपको क्या बताया था, लीवर्ड साइड। ये मान के चलो अपनी अरेबियन सी है, यहां से मॉइस्चर उठते हुए आगे बढ़ा, इस एरिया में हो गया बारिश। अब जब इस एरिया में हो गया, जब इधर जाएगी वापस, तो इधर क्या बारिश बचेगा, इधर मॉइस्चर बचेगा, तो नहीं बचेगा। जब इधर मॉइस्चर नहीं बचेगा तो जो स्वराष्ट्र वाला जो एरिया होगा वो क्या रहेगा, हमेशा सूखा वाला एरिया रहेगा। तो यहाँ बहुत हाई लेवल पे, मतलब कहोगे कि एकदम बहुत ही ज्यादा सूखा पड़ता है, तो वैसा नहीं है। बट यहाँ भी आपको कौन सी फॉरेस्ट मिलेगी, ज्यादा थॉर्न फॉरेस्ट मिलेगी। तो ये हो गया एक रीजन। तो सोचो मॉनसून का कितना इंपॉर्टेंट रोल हो गया, क्लाइमेटिक फीचर्स एक इंपॉर्टेंट, क्लाइमेटिक फैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, रिलीफ कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो देखो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और बात करें तो यहाँ कहाँ का मिलेगी आपको, पंजाब में मिलेगी, हरियाणा में मिलेगी। अब बोलोगे पंजाब तो बहुत हरियाली वाला एरिया, तो नहीं भाई ऐसा नहीं है, कुछ एरिया जो होता है आपका पंजाब का भी, वो भी क्या है, वहां भी बहुत ही ज्यादा बारिश नहीं होती है। हरियाणा वाला एरिया हो गया, राजस्थान तो हो ही जाता है अपना, गुजरात हो गया,
ठीक है, मध्य प्रदेश और यूपी वाला एरिया हो गया। यहाँ की जो लीव्स रहेंगी वो क्या रहेंगी, छोटी रहेंगी, ताकि इवापोरेशन क्या हो, कम हो। अब कमेंट में ये करके बताओ कि इवापोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट जो एनिमल्स वगैरह मिलेंगे वो क्या हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स लाइक द क्या हो गए, टाइगर हो गए, लाइन हो गए, वाइल्ड एस वगैरह, हॉर्सेस और कैमल्स वगैरह यहाँ पर मिलेंगी। तो ये हो गया अपना किसके बारे में, ये हो गया अपना थॉर्न फॉरेस्ट। आई होप अभी तक समझ में आ रहा होगा, है ना। अब चलते हैं अपने किसके, इंडिया के नॉर्थ में। नॉर्थ में कौन मिलता है, अपने माउंटेन फॉरेस्ट। नाम से ही समझ में आ रहा होगा भाई, नाम से क्या समझ में आ रहा है, ये कहाँ मिलेगी, माउंटेन, कहाँ मिलेगी, माउंटेन में मिलेगी, है ना। अब माउंटेन में मिलेगी तो फिर यहाँ पर इसमें भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम लोग याद रखेंगे, है ना, कि इस अच्छा, एक अगर मान के चलो कि अगर अपनी अर्थ हो गई, तो अर्थ से आप इक्वेटर से जितना दूर जाते जाओगे ना, तो आपको फॉरेस्ट का भी क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाओगे तो आपको टाइगा मिले, ये आपको टाइगा टुंड्रा मिलेगी, है ना। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप बात करोगे, तो आप फुटहिल्स में रहोगे, फुटहिल्स ऑफ हिमालय देखोगे, तो आपको क्या मिलेगी, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, है ना, फॉरेस्ट मिलेगी। अगर आप थोड़ा सा हायर एलिवेशन मतलब 1000 से 2000 मीटर थोड़ा ऊपर आओगे, तो क्या मिलेगी आपको यहाँ पर, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेगी, वेट टेम्परेट, है ना। और अगर आप उससे भी ऊपर जाओगे 2000 से 3000, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगी कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कुछ एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे क्या हो गए, ओक हो गई, क्या हो गई आपके, चेस्टनट हो गई। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा हायर एलिवेशन पे जाओगे, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, मोसेस और लाइकेन मिलेंगे, क्या मिलेंगे, मोसेस और लाइकेंस मिलेंगे, है ना। तो ये हो गया अपना किसके बारे में, माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में। अब माउंटेन वाला जो फॉरेस्ट है वो अपने वेस्टर्न घाट्स में भी तो मिलता है ना। वेस्टर्न घाट्स में जो पेनिनसुलर इंडिया वाला जो एरिया हो गया, यहीं पर इस फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, शोला फॉरेस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, शोला फॉरेस्ट का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अपनी क्या, शोला फॉरेस्ट, जो कि माउंटेन फॉरेस्ट भी हो गई। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वेस्टर्न घाट्स का सबसे हाईएस्ट एलिवेशन वाला माउंटेन कौन सा हो गया, तो कौन सी, अपनी अनाईमुड़ी होगी, है ना। कितनी मीटर, 2695 मीटर। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में। यहाँ पर आपको और क्या मिलेगी, पाइन मिलेगी, चीर मिलेगी, है ना। पाइन को ही हम लोग उत्तराखंड में क्या कहते हैं, पेरूल कहते हैं, क्या कहते हैं, पेरूल कहते हैं। ठीक है, अभी आजकल उत्तराखंड गवर्नमेंट की एक स्कीम चल रही है, क्या होता है, पेरूल लाओ और पैसे पाओ। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट फीचर अबाउट द माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर हायर एल्टीट्यूड पे जैसे जैसे जाओगे तो टेम्परेचर भी घटेगा और यहाँ का फॉरेस्ट भी अलग होगा। ये फॉरेस्ट देख रहे हो, ये कैसा फॉरेस्ट है, ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट है। ऐसा फॉरेस्ट मिलेगा आपको यहाँ पर, क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्नोफॉल वगैरह जो हो, तो यहाँ पर इसका वेट ना बढ़ जाए, इसलिए क्या करती है, स्नो को गिराने के लिए ऐसा खड़ा खड़ा फॉरेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, है ना। जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो आपको, मैंने आपको बताया, फुटहिल्स पे क्या मिलेगी, आपको डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेगी, वेट टेम्परेट आपको 1000 से 2000 मीटर के ऊपर मिलते जाएगी। ठीक है, और उसके बाद चेस्टनट और चेस्टनट वगैरह मिलते जाएगी, है ना। हायर एल्टीट्यूड पे आप आगे बढ़ते जाओगे तो सिल्वर पर और जूनिपर पाइन्स वगैरह, बर्चेस वगैरह आपको मिलेंगे। तो ये था अपना किसके बारे में, ये था अपना माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में। कुछ और डाल लेते हैं कि यहाँ पर नोमैडिक ट्राइब्स मिलेंगे लाइक द गुज्जर्स एंड द बकरवाल्स। यहाँ पर कुछ कॉमन एनिमल्स लाइक द कश्मीरी टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक, रैबिट, एंटीलॉप वगैरह। तो देखो यही सब चीज जो है ना, ये एग्जाम में आ जाता है। कुछ साल पहले, अभी 1-2 साल पहले यूपीएससी में ही क्वेश्चन आया था कि आपकी जैक फ्रूट वगैरह जो है वो कौन सी फॉरेस्ट में आती है। ठीक है, तो ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन जो होता है ना, ये वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन से एकदम क्वेश्चन आ जाता है आपके एसएससी में भी, ये क्वेश्चन क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है। ठीक है, चलो अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट जो कि अपनी किसके बारे में, मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, लिटिल एंड स्वैम्पी फॉरेस्ट का नाम भी देते हैं। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट में हम लोग 3-4 चीज याद रखेंगे। ठीक है, कि ये क्या होती है, अपनी सॉल्टी वाटर में निकलती है, सॉल्टी वाटर फॉरेस्ट। सॉल्टी वाटर कह रहे, अब सॉल्टी वाटर कहने का मतलब क्या हो, ये एक साइड से समझ लो कि ब्रैकिश वाटर में मतलब क्या होती है, बड़ी होती है, जहां पर समंदर का पानी और नदी का पानी आपस में मिलता है, कुछ एरिया वैसा रह जाता है, तो उस एरिया में ये फॉरेस्ट उग जाती है। ये अपने आप को बड़ा और मैनेज करने के लिए ये क्या करती है, इनकी जो जड़ें रहती है वो वो पानी के ऊपर ही रहती है।
ठीक है, इनको हम लोग हेलोफाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स। ऐसे प्लांट्स जो सॉल्टी रीजन में भी सर्वाइव कर सके। आपको पता होगा जो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, अपना कृष्णा कावेरी वाला जो एरिया हो गया, फिर अपना गोदावरी वाला जो एरिया हो, ये वाला एरिया में भी क्या बनती है? अपनी डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर सेडिमेंट्स वगैरह बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे क्या होती है? डिपॉजिट होती है। इनको ही हम लोग क्या कहते हैं? टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइडल फॉरेस्ट। इन्हें हम लोग वीवी पैरस भी कहते हैं। ऐसी पेड़ जो जिनका जो जड़ के ऊपर ही उनका क्या हो जाता है, मतलब जो उनके आगे आने वाली जो फॉरेस्ट है उनका मतलब वो बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में अपनी वीवी पेरस मतलब अपनी मैंग्रोव फॉरेस्ट का। अच्छा, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो इंडिया में है वो कहाँ सबसे ज्यादा मिलती है? सुंदरबन डेल्टा में मिलती है। सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा को ही हम लोग यहाँ सुंदरबन क्यों कहते हैं भाई? तो यहाँ मिलती है सुंदरी, वो वाली सुंदरी नहीं, सुंदरी ट्री मिलती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो गए? सुंदरबन डेल्टा हो गई। अब सुंदरबन डेल्टा किससे बनती है? अपनी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर बनती है। तो ये हो गया अपना मैंग्रोव फॉरेस्ट। चलो अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 6740 स्क्वायर किलोमीटर में आपको मिलती है। 7% ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रोव इज फाउंड इन इंडिया। ठीक है, और अंडमान और निकोबार और वेस्ट बंगाल के एरिया में मिलती है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ो तो आप देखोगे कि एक सेकेंड, हाँ जी, तो आप देखोगे कि कंट्री के वेटलैंड वगैरह में जैसे आपको चिलिका लेक वगैरह में मिल जाएगी। ठीक है, कश्मीर वाले कुछ कुछ एरिया मतलब देखो ऐसा एक्सेप्शन नहीं है कि सिर्फ डेल्टा वाला जो उधर वाला रीजन है वही बनेगा, कुछ अलग एरियाज में भी एक्सेप्शन हर जगह होता है। अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया में भी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? अपना मैंग्रोव फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो फॉरेस्ट जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इकोलॉजिकली भी कह लो तो हमारे लिए आज के डेट में फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट इज द लंग्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, और अमेजोन रेन फॉरेस्ट में आजकल देख रहे हो कितना बारिश हो रही है। अभी आप देखें यूएस वाले एरिया में कितना ज्यादा फॉरेस्ट फायर है। ऑस्ट्रेलिया में कुछ साल पहले बुश फायर्स आ गए थे। तो देखो फॉरेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आज के डेट में हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे इकोलॉजी में, और उसका कंजर्वेशन भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात करें अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के बात करता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो थी पहले स्टेट लिस्ट में आती थी, बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट उसको किस में ले आया? कॉन्करेंट लिस्ट में ले आया। अब कॉन्करेंट लिस्ट कैसी लिस्ट होती है? ऐसी लिस्ट होती है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं। बात करें अगर डीपीएसपी, डीपीएसपी क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसका आर्टिकल 48 एक क्या कहता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री। हम जैसे सिटीजन्स के ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो फंडामेंटल ड्यूटीज 50 आर्टिकल 51A में बताई गई है, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। तो अगर आपको पॉलिटी में अगर ये क्वेश्चन मिल जाए कि बोलोगे कि सर ज्योग्राफी तो पढ़ा रहे हो, पॉलिटी में क्वेश्चन कैसा आएगा? तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि बता दो भाई डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज में फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कैसे करना। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल हो गया आपने किसके लिए? फॉरेस्ट के लिए। कुछ एक्ट इंपॉर्टेंट एक्ट थोड़ा सा इधर मैं गलत लिख दिया था उसके लिए ऐसा हो गया, पर चलो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया आपका 1980 का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का, कैंपा एक्ट होता है कॉम्पनसेटरी और एफॉरेस्टेशन एक्ट फंड हो गया। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बोलो कैंपा जो फंड होता है वो क्या होता है? तो मान के चलो कि जो बहुत सारी जो हाईवेज वगैरह का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ बहुत सारा क्या होता है? ट्रीज वगैरह का कटिंग हो जाता है, और जब ट्रीज वगैरह कटिंग होता है तो कंपनीज को कहा गया है कि आप वहां पर क्या करोगे? कंपनसेटरी फॉरेस्ट वगैरह का दूसरे एरिया में ग्रो करोगे। तो इसलिए कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड बनाया गया। ठीक है, 2006 में ऐसा लॉ लाया गया। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करें तो 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। अब अगर इंडिया में बात करें तो हम लोग नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में जानते हैं। 106 वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क है, 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है आगे जब एनवायरनमेंट वाला लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर बात करें इंडिया में तो बायोस्फीयर रिजर्व भी पाए जाते हैं। ठीक है, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। अब आते हैं बात कुछ, देखो बायोस्फीयर रिजर्व है, मैंने बायोस्फीयर रिजर्व का भी लेक्चर बताया। अच्छा देखो जैसे अपनी ये कोल्ड डेजर्ट हो गई, नंदा देवी हो गई, कच्छ वाले एरिया हो गया, गुजरात वाले एरिया हो गया। ठीक है, आपको आंध्रा में शेषाचलम मिल जाएगी, नीलगिरीज वाला एरिया, नीलगिरीज एक ऐसी जगह होती है जहाँ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आके मिल जाता है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, अगस्तमलाई हो गई केरला वाला एरिया में, सुंदरबन हो गई, सिमलीपाल इन दी वेयर उड़ीसा, है ना। फिर आ गई अचानक मार अमरकंटक, यहीं से आपकी कौन सी रिवर निकलती है? नर्मदा सोन वाली रिवर निकलती है। ठीक है, फिर आपकी पन्ना हो गई,
पंचमरी हो गई, ठीक है, कंचनजंगा हो गई। कंचनजंगा आपको पता होगा, मैंने आपको बताया इंडिया की हाईएस्ट क्या है माउंटेन पीक भी है, सिक्किम में लोकेटेड है। डिब्रू साइखोवा हो गई, मानस हो गई, दिहांग हो गई, नोकरेक हो गई। नोकरेक आपकी मेघालय में, नोकरेक बालपक्रम करके एक एरिया हो गया। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है। जब मैं आपको इन्वायरमेंट का लेक्चर बताऊंगा तो उसमें मैं आपको बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होता है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और कौन कौन से हैं, ये सब कुछ मैं आपको उस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अब बात करते हैं ग्रासलैंड के बारे में। तो देखो ग्रासलैंड क्या होता है। ग्रासलैंड एक ऐसा एरिया होता है, एक लार्ज एरिया होता है जहाँ की मेन जो वेजिटेशन होते है वो किसके रूप में होते हैं, ग्रासेस के रूप में होते हैं। वहां पर मेजर जो वेजिटेशन होगा वहां पर क्या मिलेगा, वहां पर आपको ज्यादा ट्रीज वगैरह नहीं मिलेगी, ठीक है। वहां पर ज्यादा क्या क्या कह सकते हो कि नेचुरल एनवायरनमेंट जो होता है वो मतलब छोटी छोटी लंबी लंबी ग्रासेस का फॉर्मेशन ही वहां पर ज्यादा हो सकता है। अगर वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो टेम्परेट और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं। अब टेम्परेट वाला एरिया मैंने आपको बताया था कहाँ होता है, और ट्रॉपिक्स वाला एरिया कौन सा एरिया होता है तो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो देखो वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो ये जैसे अपनी प्रेरीज हो गई, तो प्रेरीज क्या होती है, अपनी टेम्परेट ग्रासलैंड होती है, ठीक है। और अपनी अगर बात करो तो जो हाई एल्टीट्यूड वगैरह पे मिलती है, ठीक है। लानोज, लानोज आपको कहाँ मिलेगी, वेनेजुएला में। कहाँ मिलेगी, वेनेजुएला में। प्रेरीज आपको कहाँ मिलेगी, ये आपकी यूएसए में मिलेगी। अच्छा, लानोज क्या है, अपनी ट्रॉपिकल। ऐसी आपको यहाँ पर मिलेगी क्या, कैंपोज, ठीक है। पंपास जो है आपकी क्या हो गई, टेम्परेट हो गई, ये आपको कहाँ मिल रही है, अर्जेंटीना में। वेल्स हो गई, वेल्स आपको कहाँ मिल रही है, साउथ अमेरिका में। सवाना आपको अफ्रीका में मिल जाएगी। वैसे ही आपको स्टेपीज मिल जाएगी। स्टेपीज क्या है, आपकी टेम्परेट ग्रासलैंड है, ये आपको सेंट्रल एशिया और यूरोप वाले एरिया में मिल जाएगी। पुस्टाज जो आपको हंगरी वाला एरिया में मिल जाएगा, ठीक है। बात करोगे सवानाज वाला एरिया, तो देखो ये जो बात है ये अपनी ज्यादा मैं आपको जब फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बताऊंगा तो वो क्लाइमेट के डिस्ट्रीब्यूशन और जो हम लोग पढ़ेंगे आगे मेरी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, तो वो समय ज्यादा समझ में आएगा। ये अपनी डाउन्स वाला एरिया जो है सॉरी, ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अपना टेम्परेट ग्रासलैंड हो गया, ठीक है। तो ये था अपना ग्रासलैंड वाला चैप्टर हो गया। तो कैसा लगा आपको चैप्टर अबाउट द व्हाट, हम लोग पढ़े नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। कमेंट करके बताओ और लाइक एंड शेयर कर लो भाई, सब्सक्राइब भी कर लो GSW को। मैं आपको ऐसी लेक्चर्स और भी प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द वेरियस MCQ जो आपके एग्जाम में आए हैं, ठीक है। उन सब का लेक्चर्स और करंट अफेयर्स वगैरह का लेक्चर मैं लाने वाला हूँ, वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर में। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट और लाइक करके बताओ। और भाई टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम में मैं आपको ये PDF वगैरह भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, थैंक यू।